नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। भारत में पुलिस सुधार एक बोरिंग टॉपिक है। ना पुलिस चाहती है कि सुधार हो, न राजनीतिक इच्छा शक्ति नजर आती है और न ही लोगों के लिए ये एक ऐसा मुद्दा है जो जरूरी समझा जाता है। इसीलिए जब जब पुलिस पर अति की सीमा को लांघने के आरोप लगते हैं, एक दो दिन मामला खबरों में रहता है, फिर बिजनेस एज यूजुअल हो जाता है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में पुलिस के दबिश के बाद एक परिवार ने आरोप लगाया है कि पुलिस की मारपीट के चलते उनकी बेटी की जान चली गई। परिवार के आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये जांच के नतीजे में ही सामने आएगा और फिर अदालत न्याय करेगी। लेकिन इस दौरान चंदौली से मिलते जुलते मामलों पर एक नज़र डाल लेना ठीक होगा और ये देखना भी कि पुलिस कार्रवाई अथवा पुलिस कस्टडी में जब किसी की मौत होती है तो उन मामलों में कानून अपना काम कर भी पाता है या नहीं। पहले देखते हैं लेकिन दिन का वीडियो। सबका मेल ले लो महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारे, जननी समान तू है, तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे। वाह वाह बढ़िया। वीडियो जर्मनी की राजधानी बर्लिन का है। प्रधानमंत्री मोदी आज से 3 दिन के यूरोप दौरे पर हैं। बर्लिन में प्रधानमंत्री मोदी का राजकीय स्वागत हुआ। फेडरल चांसलरी में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उसके बाद वहां होटल एडलॉन कैंपस्की में पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले। वहीं पर उन्हें आशुतोष नाम का एक छोटा सा बच्चा मिला। आशुतोष ने वंदनीय भारत ये राष्ट्रभक्ति से भरा गीत सुनाया प्रधानमंत्री मोदी को। मोदी जी ने भी तन्मयता से बच्चे को सुना और उसे आशीर्वाद दिया। बर्लिन में प्रधानमंत्री का स्वागत करने एक बच्ची मान्या मिश्रा भी पहुंची थी, जिसने प्रधानमंत्री को एक पेंटिंग दी। बच्ची के साथ ही पीएम मोदी की बातचीत भी सामने आई। ये वीडियो भी देखा जा सकता है। बेटे आप साइड करवाने थे बेटे आप फोटो निकालो साइन कर दो। वापिस दे देना। ये दोनों वीडियो सुबह से ही वायरल थे, हमने आपको दिखा भी दिए। अब समय है दिन की सुर्खियों का। पहली सुर्खी प्रधानमंत्री के इसी विदेश दौरे से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की आज बर्लिन में जर्मन चांसलर ओलाफ शूल्ज से मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बातचीत होनी थी, हुई भी। रूस यूक्रेन युद्ध और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने बर्लिन पहुंचने से पहले जर्मनी के चांसलर ओलाफ शूल्ज ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि रूस की कार्रवाई को लेकर भारत और जर्मनी के बीच बड़ा समझौता होगा। जर्मनी के चांसलर बनने के बाद ओलाफ शूल्ज की पीएम मोदी से पहले मुलाकात है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में शूल्ज ने कहा था कि उन्हें भरोसा है कि भारत और जर्मनी के बीच रूस की उन कार्रवाइयों को लेकर व्यापक समझौता है, आपसदारी है, समझदारी है, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। ये भी कहा कि विश्वास है कि दोनों देश इस बात पर एक मत हैं कि आम नागरिकों के खिलाफ जनसंहार युद्ध अपराध हैं और इसके जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। आज की मुलाकात में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जंग और स्थायी विकास के लिए प्रयासों पर चर्चा भी दोनों नेताओं के बीच वार्ता का मुख्य एजेंडा रही। वहीं ईयू और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर पहुंचने को भी एक अहम कदम बता दिया गया। जर्मनी के बाद बर्लिन से प्रधानमंत्री मोदी 3 मई को डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचेंगे। उसके बाद एक दिन के लिए फ्रांस भी जाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी यहां प्रधानमंत्री मोदी के साथ आए हुए हैं, शिष्टमंडल का हिस्सा हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को जर्मनी की अपनी समकक्ष एनालिना बेयरबॉक से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा तथा रूस यूक्रेन संघर्ष तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जर्मनी की विदेश मंत्री बेयरबॉक के साथ उनकी अच्छी बातचीत हुई है। जयशंकर ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि विदेश मंत्री बेयरबॉक के साथ अच्छी बातचीत हुई। हमने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की, यूक्रेन संघर्ष तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र के विषय पर चर्चा की। दोनों विदेश कार्यालयों के बीच सीधे विशिष्ट रूप में संपर्क को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर भी किए।
अब चलते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी देश में पैदा हुए विद्युत संकट से जुड़ी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज दोपहर 12 बजे अपने घर पर एक बड़ी बैठक बुलाई। विद्युत मंत्री आर.के. सिंह, कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ पावर सेक्रेटरी, कोल सेक्रेटरी समेत कई बड़े अधिकारी बैठक में शामिल हुए। दरअसल बीते दिनों अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बयान आए थे। उनकी शिकायत थी कि उनके राज्यों को कोयला नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से बिजली संकट खड़ा हो गया है, जिसे देखते हुए गृह मंत्री ने बैठक बुलाई थी। बैठक में कोयले के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बातचीत हुई। कोयले की सप्लाई को कैसे बाधित होने से रोका जाए, इस पर मंथन किया गया ताकि सभी राज्यों में कोयले की सप्लाई ठीक से हो सके और बिजली संकट को रोका जा सके। भारत करीब 200 गीगावाट बिजली यानी करीब 70% बिजली का उत्पादन कोयले से चलने वाले प्लांट से कर रहा है। फिलहाल देश में कोयले से चलने वाले 150 बिजली के प्लांट्स हैं, विद्युत घर हैं, बिजली घर हैं। पिछले हफ्ते बिजली प्लांट्स तक कोयला ले जाने वाली ट्रेनों को रास्ता देने के लिए रेलवे ने तकरीबन 670 फेरे रद्द किए थे यात्री गाड़ियों के। देश के करीब 16 राज्य बिजली संकट से जूझ रहे हैं। गर्मी में बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जस्टिस नागेश्वर राव और जस्टिस बी.आर. गवई की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति की शारीरिक अखंडता के अधिकार में वैक्सीनेशन से इनकार करने का अधिकार भी शामिल है। ये उसका निजी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का एक फैसला है। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर कोई पर्याप्त डेटा पेश नहीं किया गया है जिसमें दिखाया जा सके कि गैर वैक्सीनेशन वाले व्यक्तियों से वैक्सीनेशन वाले व्यक्तियों की तुलना में कोविड-19 वायरस के प्रसार का जोखिम ज्यादा है। अदालत ने यह भी कहा कि कुछ राज्य सरकारों ने वैक्सीन नहीं लगवाने वालों पर सार्वजनिक जगहों पर जाने की पाबंदी लगा दी है। यह अनुपातिक नहीं है, प्रोपोर्शनल नहीं है। जब तक कोरोना के मामले कम है तब तक ऐसे आदेश वापस लिए जाएं। जानकारी के लिए बताते चलें कि राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह जो कि टीकाकरण पर बना है यानी कि NTAGI के पूर्व सदस्य जैकब पुलियल ने एक याचिका दायर की थी। याचिका में जैकब ने मांग की थी कि टीकों के क्लिनिकल ट्रायल और वैक्सीन लगने के बाद कोरोना के मामले को लेकर डेटा सार्वजनिक किया जाए और इस बाबत अदालत निर्देश दे। इसी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया जिसके बारे में हमने आज आपको जानकारी दी। अगली सुर्खी यूपी के अलीगढ़ से है। हरिद्वार में हुई कथित धर्म संसद पर विवाद को बीते अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे। आज अलीगढ़ में फिर से कथित धर्म संसद बुला ली गई। कई स्वघोषित साधु संत इकट्ठा हुए और हर बार की तरह इस बार भी एक धर्म को निशाने पर रखकर बातें की गई। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हुए सनातन धर्म सम्मेलन में खुद को संत कहने वाले विवादित बयान सामने आए हैं। सम्मेलन में शामिल भीड़ को संबोधित करते हुए कहा गया कि अगर अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो सतर्क हो जाएं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से अचल ताल रामलीला मैदान में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में पिछले दिनों गांधी जी को अपशब्द कहने वाला कालीचरण भी पहुंचा था। यति नरसिम्हानंद जैसे कई अतिवादी चेहरे भी वहां थे। जमानत पर छूटे कालीचरण ने फिर से जहर उगला। प्रशासन के ध्यानार्थ हो जाए, इसीलिए एक बार फिर से आपको सुना देते हैं। भारत सरकार में जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तब मुस्लिम रेजिमेंट नाम की एक रेजिमेंट थी। वो मुस्लिम रेजिमेंट ने पाकिस्तान से जब पहला वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, तब शस्त्र डाल दिए थे। बोले पाकिस्तान हमारा भाई है तो हम उससे युद्ध नहीं करेंगे। कई रेजिमेंट थी, गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट वगैरह ढेर सारी रेजिमेंट थी। उसमें मुस्लिम रेजिमेंट भी थी तो मुस्लिम रेजिमेंट ने शस्त्र डाल दिए। बोले पाकिस्तान हमारा भाई है, हम उससे युद्ध नहीं करेंगे, तो भारत सरकार को मुस्लिम रेजिमेंट रद्द कर देनी पड़ी, खलास कर देनी पड़ी। इतनी निष्ठा है पाकिस्तान के साथ में मुसलमानों की यहाँ के, इसलिए कोई मुसलमान आपको भारत माता की जय बोलते हुए नहीं दिखेगा, वंदे मातरम बोलते हुए नहीं दिखेगा, लेकिन महामूर्ख हिंदू भाईचारे की बातें करता है। क्योंकि जब तक के अपनी बहन पे नहीं संकट आता तब तक के हिंदू को लगता ही नहीं कि संकट है। राजनीति से घृणा छोड़िए और हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़िए। जो बात कालीचरण ने सैकड़ों लोगों के सामने कही वो विशुद्ध बकवास और वाहियात है। 1947 तो क्या, आजाद भारत के किसी भी युद्ध में ऐसा नहीं हुआ कि मुस्लिम सैनिकों ने हथियार डाले हों, ना ही मुस्लिम रेजिमेंट नाम की कोई चीज इस पीरियड में रही है। इसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एक धर्म विशेष के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं, जो कि हमने आपको सुना है। कालीचरण का बयान,
दुर्भाग्य है कि जब प्रशासन, पुलिस और सरकार को पता होता है कि इस तरह के आयोजन सिर्फ भड़काने और जहर फैलाने के लिए किए जाते हैं, बावजूद इसके ना तो मुकम्मल कार्रवाई होती है, ना ही वक्त रहते इन्हें रोका ही जाता है। कालीचरण तो जमानत पर होकर ऐसी बातें कर रहा है। वजह यही है कि अब तक कोई कड़ा संदेश इसे मिला नहीं है, किसी कार्रवाई का इसे डर नहीं है। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। चंदौली मामले को लेकर इतने दावे हैं कि उनमें से सच को पहचान पाना मुश्किल काम है। हम पहले कुछ तथ्यों की जानकारी आपको देंगे, इसके बाद दावों पर आएंगे। घटना 1 मई यानी रविवार रात की है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में सैयद राजा थाने के इलाके में पड़ता है मनराजपुर गांव। इस गांव में कन्हैया यादव का घर है। आज तक के लिए उदय गुप्ता ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा है कि कन्हैया यादव बालू का कारोबारी है। आपराधिक इतिहास वाले कन्हैया पर आरोप है कि उसकी खनन माफिया से मिलीभगत है। कन्हैया पर गुंडा एक्ट लगा हुआ है और वो जिला बदर भी है। न्यायालय की तरफ से जारी हुए गैर जमानती वारंट पर अमल कराने पहुंची पुलिस की एक टुकड़ी कन्हैया यादव के घर पहुंची थी 1 मई की शाम। उस वक्त घर पर निशा और गुंजा नाम की 2 बहनें मौजूद थीं। इस पूछताछ के दौरान और बाद में क्या हुआ, ये जानने के लिए दिल एलन टॉप के सिद्धांत मोहन मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से बात की। जैसे पुलिस की टीम आई सर, हम नीचे आए दरवाज़ा बंद करने के लिए उस रूम में। फिर जी उसके बाद सर ये हम इनका जब विरोध किए कि आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, किसी घर में बिना वारंट के चाहे मर्डर के आप लोग घुस नहीं सकते हैं। तो एक लेडीज़ पुलिस हमको उनका विरोध करने पे तुरंत मारी। फिर बोल रही है तुम किससे बहस कर रही हो, ये यहाँ के SHO जो भी हैं उदय प्रताप हैं। तो फिर सर बोले कि जो सही है वो सही है, हम सही बोल रहे हैं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बहस नहीं कर रहे हैं, घर में कोई नहीं है, क्या बात है आप बताइए। तो ये लोग बिना कुछ बोले बोल रहे हैं तुम लोग गुंडे की बेटी हो, तुम लोग का घर गिरवा देंगे, तुम लोग को रोड पे ला देंगे। और सर मारना शुरू किए सब हमें। फिर मारते मारते देखिए सर ये चोट लगा, यहाँ पे मारा गया हमें, यहाँ पे। उसके बाद हमको ये भी चोट है ना जी, और ये भी जी। उसके बाद मारते मारते सर जब हमको यहाँ पे 8, 5, 6, 7 लोग पकड़े। दीदी यहाँ पे थी, दी यहाँ पे हमको देखी जब मारते हुए, तो दी भागते हुए उस रूम में दरवाज़ा बंद करने के लिए गई। अच्छा, यहाँ पे मार यहाँ पे हो रही थी, हमको मारते मारते यहाँ पे, यहाँ से मारते हुए हाँ जब हमको यहाँ पे मार रहे थे सब ना, तो दी यहाँ पे हमको देखी मारते हुए। अच्छा। तब तक वो उस रूम में भागी दरवाज़ा बंद करने के लिए। दीदी इसमें हो गई। अच्छा आइए मेरे साथ आ सकती हैं, दिक्कत तो नहीं जी। हाँ फिर इसके बाद हमको वहीं पर सर पकड़ लिया गया और उसके बाद आदर्श अच्छा, आपको उधर रोका गया जी। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे एक लेडीज़ पुलिस और यहाँ पे 8-10 जेंट्स पुलिस और SHO जो उदय प्रताप हैं इस रूम में आए सर। तो दीदी को हमको सर दिखाई तो नहीं दे रहा था क्योंकि हम उस रूम में थे जी, इस रूम में सर। तो फिर आवाज़ आ रही थी, दी वो चिल्ला रही थी गुंजा किसी को बुलाओ, ये लोग मार रहे हैं, गुंजा बुलाओ किसी को। तो हमको सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, सर उसकी शादी पड़ी है सर, मत मारिए सर, क्यों मार रहे हैं हम लोगों को, सर मेरा पेपर है। उसके बावजूद भी ये लोग नहीं माने। फिर दीदी की आवाज़ आपने अभी गुंजा को सुना, ये निशा की बहन है। उनका बयान बीच में अधूरा छूट जाता है क्योंकि घर में मृत्यु का विलाप है। गुंजा ने सिद्धांत को आगे बताया कि जब उन्होंने कमरे में देखा तब निशा पंखे से झूल रही थी। तो वो बंद था, बंद हुआ था दरवाज़ा। फिर ये लोग हमको छोड़ के जाने लगे। तो हम चिल्ला रहे थे, इस लोग को बाहर भी गए, जो बरंडा है वहाँ से भी चिल्ला रहे थे सर। चिल्लाने के बाद जब हम इस रूम में आए तो देखे तो दीदी पंखे से लटकी हुई थी। तो वहाँ इस पंखे से जी इस पंखे से लटकी हुई थी सर। और उनका फिर आकर जब हम आए तो उनका गार्ड खोले तो दीदी को यहाँ पे लेटाया। कहाँ थी आप उस कुर्सी यहाँ लगी हुई थी? यस सर, कुर्सी वहाँ पे लगी हुई थी। कुर्सी लगा के पंखा भेंट के उसमें लड़की को लटका दिया, लटका के चले गए। सिद्धांत ने कन्हैया यादव से भी बात की। कन्हैया ने बताया कि उनके बेटे को भी पुलिस ने 1 दिन पहले गिरफ्तार किया था। आरोप लगाया कि उसके साथ भी थाने में मारपीट की गई थी। हम बनारस गए थे, बनारस से आए तो लड़के को हमारे ये कोतवाल साहब पकड़ के ले गए थाने में ले जाके लड़के को मारे पीटे और 151 में इनको चालान कर दिए। और हाँ, विजय यादव को। और जब चालान कर दिए तो दूसरा का छोटा वाला लड़का था विशाल, वो गया जमानत कराने के लिए। नाम है ना? नहीं, विशाल नाम है। और वो लेकर गया जमानत कराने। उसी
उसी वक्त पुलिस घर में आती है। हमारी 2 बच्चियां घर में हैं और 4 गाड़ी पुलिस आई और जिसमें महिलाएं थीं। डायरेक्ट गेट में से चढ़ के ऊपर में जो है पुलिस जो है जा कर के बच्चियों को मारी पीटी, जिसमें मेरी बड़ी बेटी निशा को चोट आई लगी गर्दन में और बेल्ट से पूरे शरीर में मारा गया था। उसमें हमारी बेटी की मृत्यु हो गई। निशा की मौत की खबर लगने के बाद गांव में खूब बवाल हुआ। कम से कम 2 पुलिस सिपाहियों पर हमला हुआ, जिसमें से एक को काफी चोटें आई हैं। गांव वालों ने नजदीकी सड़क को भी जाम किया और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। इस मामले में पुलिस का क्या पक्ष है, ये एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया, वो भी आप सुनिए। देखिए, आप सब अवगत होंगे कि कल एक वीडियो वायरल हुआ और सबको अवगत भी हुआ शाम लगभग 6 बजे के आसपास कि कन्हैया यादव की जो बड़ी बेटी हैं उनकी मृत्यु हो गई है। और जब मौके पे हम डीएम साहब और आईजी साहब और कमिश्नर साहब पहुंचे तो उनके द्वारा बताया गया कि पुलिस के द्वारा मारपीट की गई, जिसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई है। तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा जो भी उनकी तहरीर थी उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कराया गया और संबंधित एसएचओ को सस्पेंड किया गया। उसके पश्चात हमने उसका पैनल से पोस्टमार्टम करवाया और पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज सुबह हमारे पास आ गई है। उसमें जो मुख्य बिंदु हैं हम आपको अवगत कराना चाहेंगे, जिसमें एक गले के पास खरोश और एक राइट जो जॉ है उस पर 0.5 सेंटीमीटर की छोटी चोट एक आई है। इसके अलावा पूरी बॉडी पे इंटरनल और एक्सटर्नल इंजरी कोई नहीं है, किसी अंदरूनी अंग पे इंटरनल एक्सटर्नल इंजरी नहीं है। और इन बाकी सारे जो विषय हैं विसरा हमने प्रिजर्व करवा दिया गया है डॉक्टर्स द्वारा। विसरा की जो रिपोर्ट आएगी और बाकी जो फोरेंसिक के साक्ष्य होंगे उसके पश्चात ही इसमें कोई डिसीजन लिया जाएगा। इस पूरे मामले में बार बार कन्हैया यादव के आपराधिक इतिहास का जिक्र हो रहा है। सिद्धांत ने कन्हैया से इस पर भी सवाल किया था, जवाब सुनिए। आप पर और आपके बेटों पर कई सारे मुकदमे दर्ज हुए, गैंगस्टर एक्ट वगैरह, है ना? कोई मुकदमा हमारे पास नहीं है। हमारे पास एक बिजली विभाग का मुकदमा था जो ख़त्म हो चुका था। हमारे पास 151 का मुकदमा था वो जो ख़त्म हो चुका था, 2014-16 का था। उसी के ऊपर एक कोतवाल साहब ने उसी को दिखा करके हमारे पर गुंडा एक्ट लगा दिए और जिला बदल किया गया। और उसमें जिला बदल किया गया हमको। तो मैं जब जिला बदल हो गया तो मैंने कमिश्नर यहाँ गया, कमिश्नर तो फिर हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में हमारा जजमेंट जो आए 14 तारीख को आना था। क्यों ऐसी कार्रवाई क्यों हो रही है आपके खिलाफ? जी, हमको ये सैदराजा थाना परेशान कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। क्यों, किसके कहने पर, क्या कहानी? कहानी तो सर ये है कि कुछ तो हमारे परिवार के लोग लगे हुए हैं, वो थाना के दलाली करते हैं। आपके कोई भतीजे हैं शायद जिनसे? वो लोग लगे हुए हैं, उनका नाम है डब्बल यादव। कन्हैया ने सिद्धांत से बातचीत में आरोप लगाया कि सैयद राजा कोतवाल ने कहा था कि बालू की दुकान तभी चल पाएगी जब स्थानीय भाजपा विधायक सुशील सिंह से बात हो जाएगी। इसलिए सिद्धांत ने सैयद राजा विधायक सुशील सिंह से भी उनका पक्ष जाना। सुनिए। और पूरी तरह से विषय निराधार है और अपनी अपराध को, अपने गलत तथ्यों को, अपनी सारी चीज़ों को दूसरे तरीके से साबित करने के लिए लगे हुए हैं जो लोग भी हैं, लोग कह रहे हैं, जो उनके सपोर्ट में भी है। जो चीज़ें कल हुई हैं दुखद हैं और हमें लगता है कि सारी चीज़ें जांच हो रही है, पता चल जाएगा कौन दोषी है और चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जो सच्चाई आएगी कड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए हम लोगों को महाराज जी से भी बात करनी पड़ेगी, तो उस पर भी बात की जाएगी। तो क्या आपकी बात का अगर मैं ये मतलब निकालूं कि इस घटना में आपके विरोधी भी अगर इन्वॉल्व हैं, इसमें आपके विरोधी भी लगे हुए हैं, तो क्या ये कहना सही होगा? देखिए, ये राजनीतिक मैं कह रहा हूँ ना कि राजनीतिक जो विरोधी हैं उनके पास कोई काम नहीं है, वो पूरी तरह से खाली है, ना उनके पास विकास। चुनाव हार चुके हैं, मतलब ऐसा? वो पूरे तरीके से चुनाव हार चुके हैं, तो वो खाली है पूरी तरह से। अभी आपने देखा होगा कि अखिलेश जी ने ट्वीट किया है, उन्होंने सारी न्यूज़ को ही अपने पोस्ट कर दिया। उत्तर प्रदेश में राजनीति की जरा सी भी समझ आपको होगी तो आप जानते ही होंगे कि मामले में एक पक्ष अगर यादव हो तो राजनीति किस राह पर चलती है। ये हुआ भी, विधायक ने इसका जिक्र कर दिया जिनका बयान हमने आपको सुनाया। सो आपको ये भी सुना दें कि अखिलेश यादव इस मामले पर क्या कह रहे हैं। पुलिस ने जानबूझकर ये घटना की है, पुलिस ने जात के आधार पर घटना की है। जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं या जो वहाँ के पुलिस के लोग हैं, उन्होंने जानबूझकर ये घटना की है केवल डराने के लिए। अगर उसकी बहन की जान गई है और बहन अस्पताल में है तो इन पुलिस वालों पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन्हीं की वजह से जान गई है। चंदौली की घटना में वास्तव में किसकी गलती थी, अब ये न्यायालय में तय होगा। लेकिन पुलिस हिरासत या पुलिस कार्रवाई के दौरान किसी की मौत का ये पहला मामला नहीं है जो यूपी से आया है। यूपी के ही कुछ उदाहरणों पर गौर कीजिए।
28-29 सितंबर 2018 की दरमियानी रात लखनऊ में विवेक तिवारी पर पुलिस कांस्टेबल ने गोली चला दी। विवेक अपनी गाड़ी में बैठे थे, वहीं उनकी मौत हो गई। मामले में कांस्टेबल को बर्खास्त किया गया। न्यायालय में फिलहाल केस चल रहा है। 28 सितंबर 2021 इस रात गोरखपुर के एक होटल में पुलिस की टीम ने छापा मारा। पिटाई के चलते कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत हो गई। यहां भी केस चल रहा है। तीसरा मामला 16 अक्टूबर 2021 आगरा के एक थाने में चोरी हुई। मामले में पुलिस ने पूछताछ के लिए अरुण वाल्मीकि नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया। कस्टडी में अरुण की भी मौत हो गई। चौथा मामला 9 नवंबर 2021 को कासगंज में पुलिस ने अल्ताफ नाम के लड़के को पूछताछ के लिए थाने ले गई। वो अपने साथ अल्ताफ की मौत हो गई तो पुलिस ने कहा कि उसने टॉयलेट की टोटी से अपने जैकेट के हुड की डोरी बांधकर आत्महत्या की है। पांचवा मामला जनवरी 2021 में गाजीपुर के सोढ़रा गांव में पुलिस चोरी के मामले में चंदन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार करने पहुंची। जब चंदन को पुलिस ले जाने लगी तो बड़े भाई नरेंद्र ने विरोध किया। घर वालों ने इल्जाम लगाया कि नरेंद्र को पीट कर जमीन पर गिरा दिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। मिर्जापुर से कन्हैया बिंद, आजमगढ़ से जियाउद्दीन, मऊ से ओकेश यादव, जौनपुर से कृष्णा यादव और उन्नाव से फैसल। इन शब्दों को सर्च करने पर एक ही कहानी आपको मिलेगी। परिवार का आरोप कि इन लोगों की मौत पुलिस की कस्टडी में हुई है। पुलिस ने भी अपनी सफाई दी है सारे मामलों में। हर मामले की बारीकी में जाना यहां संभव नहीं, लेकिन हमारे सामने कुछ आंकड़े हैं। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 20 सालों में देश भर में कस्टडी में मौत के 1888 मामले दर्ज हुए। 893 मामलों में पुलिस वाले आरोपी बने। 358 पुलिस वालों के खिलाफ चार्जशीट दायर हो पाई और दोषी ठहराए गए सिर्फ 26 पुलिस वाले। अगस्त 2021 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा को बताया था कि पिछले 3 सालों में 348 लोगों की मौत पुलिस कस्टडी में हुई। 1189 लोगों को टॉर्चर किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आंकड़ों के मुताबिक हिरासत में मौतों के मामलों में सबसे खराब रिकॉर्ड्स में से एक उत्तर प्रदेश का है। यहाँ ये भी बात दर्ज की जाए कि कस्टोडियल डेथ के मामले में अगर यूपी के रिकॉर्ड को खराब कहा जा रहा है तो किसी राज्य का रिकॉर्ड अच्छा भी नहीं है। लगभग हर राज्य में क्रूरता के उदाहरण हैं और मौतों के मामले भी दर्ज हुए हैं। यहाँ तक आते आते आप सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं पुलिस सुधार पर कोई काम कर लेता ताकि ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएं। तो जवाब है कि पुलिस सुधार लागू करने के लिए यूपी के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह जैसे लोग दशकों से मेहनत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से निर्णय भी हो चुका है, लेकिन गरारी फंसी है तो फंसी ही रह गई। क्यों? हमने समझा विक्रम सिंह से, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी रहे हैं। हमारा पहला सवाल यह था कि पुलिस कार्रवाई के दौरान मृत्यु पर क्या सुधार होना चाहिए, कस्टडी में मौत होती आखिर क्यों है। सबसे पहले ये समझ ले, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु एक अत्यंत गंभीर प्रकरण है और समस्त कानूनों में, पुलिस रेगुलेशन में इसके बारे में स्पष्ट और कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि इस प्रकार की भयावह घटनाएं न घटित हों। सबसे पहले अगर देखें ये क्यों होते हैं, तो पुलिस की ये जो उपसंस्कृति मारपीट की है, 3rd डिग्री के प्रयोग की है, उसके कारण अगर पुलिस व्यवसायिक दक्ष हो तो किसी को छूने की भी जरूरत नहीं है आरोपी को। लेकिन अगर पुलिस व्यवसायिक दक्ष नहीं है, जबरदस्ती कोई किसी प्रकार का कन्फेशन खींचना चाहती है, कोई स्वीकारोक्ति लेना चाहे, तो उसमें 3rd डिग्री मारपीट की व्यवस्था, मतलब उसके अंदर निहित एक इनबिल्ट एक सिस्टम होता है कि रात के 11 बजे के बाद आरोपियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। और किस लिए? नंबर 1 कि उनसे वो बात स्वीकार कराना जो उन्होंने नहीं की है, या इस संदेह में कि इन्होंने कोई अपराध किया है और मारपीट करके उनसे उससे सच्चाई उगलवाना। तथाकथित सच्चाई कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मारपीट के कारण लोग वो सब कहने लगते हैं भय के कारण जो उन्होंने कभी किया ही नहीं है। इसके अलावा भ्रष्टाचार, दूसरे पक्ष के दबाव में, दूसरे पक्ष के प्रलोभन देने के उपरांत पुलिसकर्मी यदा कदा दूसरे पक्ष के ऊपर मारपीट का काम करते हैं, जो कि बिल्कुल ही सर्वथा अनुचित, अवैधानिक है ही है। और आपने ये पूछा कि इसमें क्या होना चाहिए। सबसे पहले अगर पुलिस व्यवसायिक दक्ष हो, इन्वेस्टिगेशन है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि एसटीएफ या एटीएस ने मारपीट की है, क्योंकि उनको मारपीट करने की जरूरत ही नहीं है। जो काम मारपीट करके 10% इन्वेस्टिगेशन में तथाकथित सूचना प्राप्त करेंगे एसटीएफ और एटीएस, वही उससे 100 गुना ज्यादा अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस से, पॉलीग्राफ टेस्ट से, लाई डिटेक्टर टेस्ट से, डीएनए प्रोफाइलिंग से, साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन से उससे कहीं गुना ज्यादा, और जो न्यायालय में भी स्वीकार्य है उसके माध्यम से पता लगा लेगी। तो आरोपी और अभियुक्त को छूने की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए ये एक व्यावसायिक दक्षता का एक
बहुत बड़ा ये एक परीक्षा है और एक टेस्ट है कि क्या आरोपियों के साथ मारपीट अमानवीय व्यवहार होता है। अगर होता है तो मान के चलिए कि पुलिस न केवल अमानवीय है बल्कि व्यावसायिक दक्ष नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है। और अगर बिना किसी मारपीट के, जैसे एसटीएफ और एटीएस का, आपके प्रोसिक्यूशन 90% कामयाब कोर्ट में होते हैं और थाने और चौकी जहां चंदौली का नाम लिया वहां पे प्रोसिक्यूशन और सजायाबी 30% भी नहीं होती है, तो परिणाम आपके सामने है। सब कुछ मारपीट पाप कर्म करने के बाद, अवैधानिक कृत करने के बाद रिजल्ट 30% और बिना छुए 90%। तो देखने की जरूरत है कि व्यवसायिक दक्षता के अभाव में ये शॉर्टकट लिए जाते हैं जो कि नहीं होने चाहिए पांडे जी। और अगर हो रहे हैं तो पुलिस सुधार, साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन और जीरो टॉलरेंस मारपीट और अमानवीय व्यवहार के लिए ये आवश्यक है। और पुलिस की लीडरशिप की ये जिम्मेदारी है कि सुनिश्चित करें, और जो पुलिस रेगुलेशन और कानून और ह्यूमन राइट्स एक्ट में जो प्राविधान है कि अगर इस तरीके की घटना प्रकाश में आती है तो नक्शा नौकरी, जिसको आप कहते हैं कि जो भी पुलिसकर्मी मौजूद है, सिपाही से थाना अध्यक्ष तक, उसके ऊपर अपराध पंजीकृत करके उनको निलंबित करके कार्रवाई करें। दूसरा सवाल हमने पूछा था कि ऐसे मामलों में सजा क्यों नहीं हो पाती, वो भी डीजीपी साहब से सुनिए। कि हमारा विभाग बिल्कुल बॉयज क्लब की तरह चल रहा है और किसी के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करनी, प्राण जाए पर दंड न दिया जाए, इस तरीके से काम नहीं चलता। सबसे पहले जो हमारे नियमावली है उसको देखें। इतना अत्याचार तो अंग्रेजों ने भी हमारे ऊपर नहीं किया जितना हम अपने आप पे कर रहे हैं। पूरे थाने के सस्पेंड करने का प्राविधान अंग्रेजों के जमाने से है, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा कायम करने का अंग्रेजों के जमाने से है। इसके अलावा उनके चरित्र पंजिका में एक ऐसी प्रतिकूल प्रविष्टि देना कि 5 साल तक किसी महत्वपूर्ण पोस्ट पे न जाए, कोई अलंकरण उनको न मिले, कोई विदेश सेवा का अवसर न मिले। ये तमाम प्राविधान इसीलिए दिए गए हैं कि हम अपने ऊपर वो अत्याचार न करें। लेकिन आपका जो ऑब्जर्वेशन है और उसके निष्कर्ष से इसके बिल्कुल स्पष्ट है कि हम ऐसे अपराधी पुलिस कर्मियों, अधिकारियों के ऊपर हमारा एक उदार दृष्टिकोण है जिसके कारण हम दंडित नहीं करते। और एक मेन कारण ये भी है, मैं विश्वास नहीं करना चाहूंगा, कदाचित हमारा पुलिस नेतृत्व का भी उसमें सहभागिता है, 3rd डिग्री और मारपीट करने और करवाने में। इसीलिए ये परहेज और गुरेज है उनके ऊपर कार्रवाई करने में। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के बावजूद पुलिस सुधार लागू क्यों नहीं हो पा रहे हिंदुस्तान में? सुनिए। 1996 में प्रकाश सिंह जी ने यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया। 2006 में प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार में 7 बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश प्राप्त हुआ। बड़े सीधे हैं, कोई बहुत ज्यादा इसमें वित्तीय संसाधन की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन ये प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार के 7 बिंदु लागू हो जाएंगे, हमारे राजनीतिक मित्र कहते हैं कि पुलिस विभाग हमारे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि पुलिस विभाग इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ऑटोनोमस हो जाएगा, संविधान के प्रति उत्तरदायी हो जाएगा। तो हमारे राजनीतिक मित्र कहते हैं कि जिस दिन प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार लागू हो जाएगा, उस दिन विक्रम सिंह जी हम लोग राजनीति छोड़ देंगे, कोई और काम करेंगे, क्योंकि हमारी राजनीति चलती ही ऐसी विकलांग पुलिस व्यवस्था पे है जैसी आज है। वो अगर अपने पैर पे खड़ी हो गई, व्यवसायिक दक्ष हो गई, कर्मठ हो गई, तो राजनीति हमारी कैसे चलेगी? इसीलिए अगर आप देखें, न कोई राज्य न कोई राजनीतिक दल कोई गंभीर नहीं है पुलिस सुधार को लागू करने के लिए। 2 सर्विंग चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के कहते हैं हम क्या करें अगर मुख्यमंत्री हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। दूसरे चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि पुलिस सुधार तो ऐसा लग रहा है पुलिस रिफॉर्म सीम टू बी गोइंग ऑन फॉर एवर। मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूं कि महामहिम श्रीमान योर लॉर्डशिप, इसके पहले भी जब अवसर आए तो आपने तलब कर लिया था चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को, चीफ मिनिस्टर्स को, पुनः एक बार अपने अधिकारियों का प्रयोग करने पर विचार कर लें। यह था आज का दी ललन टॉप शो। अब चलते हैं कू की राय पर। कू पर आज हमने सवाल किया था कि कस्टडी में मौत के लिए कौन जिम्मेदार। 35% लोगों ने कहा सरकार और 65% लोगों ने कहा पुलिस। अगर आप भी कू पर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कू पर दी ललन टॉप को फॉलो कर सकते हैं। हम कू पर आपसे अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय मांगते रहेंगे। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या फिर #LTShowOnCoo के साथ कू करके बता सकते हैं। हो सकता है हम उस राय को दी ललन टॉप शो में शामिल करें। यह था आज का दी ललन टॉप शो। चलने से पहले आपको ईद उल फितर और अक्षय तृतीया की बधाई हम दी ललन टॉप परिवार की तरफ से देते हैं। अपना ध्यान रखिए, त्योहार खुशी खुशी मनाइए। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप।